नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं ढकरानी में। जी हां, आपको बता दें चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जी हां, ताल ठोकने के लिए सभी प्रत्याशी मौजूद हैं और चुनावी क्षेत्र में आपको बता दें दिन प्रतिदिन अपनी स्पीड जो है तेज करते जा रहे हैं। तो इसी के साथ मेरे साथ एक महिला प्रत्याशी मौजूद है, अफरोज परवीन। जी हाँ, इनसे भी बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पर ये कार्य करने जा रही है। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आप महिला प्रत्याशी हैं और चुनाव में आप आई हैं, चुनाव के लिए आप तैयार हैं। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं क्षेत्र की, किन किन मुख्य समस्याओं पर आप कार्य करने वाली हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं मेरा परिचय। मैं अफरोज परवीन प्रधान पद की उम्मीदवार हूं और समस्याओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो समस्याएं एक नहीं सैकड़ों हैं मेरे गांव में। सबसे पहली समस्या तो आप रोड देख लीजिए। आप जिस रोड से अभी आए होंगे तो मैडम आप खुद ही देखिए कि आप कितनी मशक्क़तों को झेलती हुई यहाँ तक पहुँची होंगी। कितने गड्ढे आपने पार किए होंगे सड़कों में, कितनी आपको सड़कें टूटी हुई मिली होंगी, पानी भरा हुआ मिला होगा, आपने खुद भी देखा होगा। तो इस चीज़ को यदि आप मीडिया को दिखाएंगी तो वो आपका एहसान होगा मेरी ढकरानी की जनता पे। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, कहीं किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। जो 5 साल सरकार प्रधान के पास रहे हैं, उन 5 सालों में प्रधान ने किसी भी तरह का, मुझे नहीं लगता कि पूर्व प्रधान ने कुछ काम किया है, या जो भी काम के लिए पैसा आया है वो पैसा आखिर गया कहाँ। एक जनता का आम नागरिक होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विकास कार्य के नाम पे जितना भी 5 साल का पैसा आया वो ढकरानी गांव में लगा क्यों नहीं, वो कहाँ गया, क्यों नहीं लगा? वो ना सड़कों की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है, और एक आम बिल्कुल बेसिक सी नीड जो हर गृहिणी बर्दाश्त करती है, झेलती है, घर का कूड़ा। घर के कूड़े को निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कूड़े वाला एक ट्रैक्टर के नाम पर आता है और कभी नहीं आता है। तो कूड़े की व्यवस्था आप सब देखते होंगे कि जो भी विकसित गांव हैं, जहां विकास हुआ है, वहां एक कूड़ा वाहन आता है और कूड़ा निकाल दिया जाता है। स्वच्छ भारत, साफ भारत का जो मोदी जी का सपना है, या हम लोगों का सभी का सपना है कि स्वच्छ भारत, वो स्वच्छ भारत कैसे होगा जब विकास कार्य गांव में नहीं होंगे। हिंदुस्तान गांव से चलता है, आप सबको अच्छे से पता है। जब गांव विकास करेगा तभी हमारा देश विकास करेगा। लेकिन जब गांव में किसी भी तरह का विकास हुआ ही नहीं है, कोई भी बेसिक ज़रूरत जो हर नागरिक की बेसिक ज़रूरत है, जो सड़कों की ज़रूरत है, नालियों की ज़रूरत है, वह नालियों में पानी इस कदर भरा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को हमें अपने गांव में बुलाते हुए शर्म महसूस होती है। हम शर्म महसूस करते हैं कि अपने मेहमानों को इस गांव में कैसे आमंत्रित करें। और यदि कोई मेहमान अगर हमारे ढकरानी गांव में आ भी जाता है तो वो हमसे पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई प्रधान नहीं है, क्या तुम्हारे गांव का कोई मानने वाला नहीं, कुछ को बनाने वाला नहीं है, क्या कोई जिम्मेदार इंसान नहीं है इस गांव में। तो इसलिए इन तमाम समस्याओं को देखते हुए, इन तमाम समस्याओं को सोचते हुए मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मुझे लगा कि अपने गांव का ये विकास मैं करना चाहती हूँ। एक बार मेरे गांव के लोग मुझ पे भरोसा करें और मुझे एक मौका दें, और ये जितने भी विकास कार्य हैं जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे सड़कों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में गड्ढे हैं, पानी निकलने की कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं है, ना नालियाँ हैं, ना पाइपलाइंस हैं, कुछ भी नहीं है, और गंद ही गंद है, जिससे हमारे गांव में तमाम तरह की बीमारियां फैलने का पूरा डर रहता है। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा हम लोगों को खतरा था, क्योंकि हमारे देश में सफाई का, हमारे गाँव में सफाई का कुछ भी कहीं से कहीं तक कोई इंतजामात नहीं थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगभग कितने वोटर्स हैं आपके ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है, 10,000 वोटर्स हैं। किस तरह का प्यार जनता से आपको मिल रहा है? देखिए, मैंने पिछली बार भी अपना ये नामांकन किया था और इस बार भी किया है, तो पिछली बार को देखते हुए और इस बार भी मुझे बहुत प्यार जनता से मिला है। और इस बार जो मैंने खड़े होने का निर्णय लिया है, ये निर्णय मैंने जनता के कहने पर ही लिया है। जब जनता ने मुझे खड़ा किया है तो आप सोच सकती हैं कि जनता का प्यार मेरे साथ है और सहयोग भी मेरे साथ पूरा है। मैम, महिला प्रत्याशी हैं आप और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि महिलाओं के लिए आप सर्वप्रथम कार्य करेंगी, तो महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं आप लाने वाली हैं? देखिए, महिला प्रत्याशी होना ये सरकार की सबसे बड़ी योजना है।
सरकार ने प्रत्याशी ही महिला को रखा है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जब एक महिला एक घर को सुचारू रूप से चला सकती है, तो यदि उसे प्रधान का पद दे दिया जाए तो क्या वह एक गांव को सुचारू रूप से नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। तो जब महिलाएं इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो महिलाओं के लिए जब मैं एक प्रधान बन जाऊंगी, उन्हीं की बनाई हुई एक उनकी नुमाइंदी होंगी, तो महिलाओं के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। महिलाओं के लिए सबसे पहले मुझे रोज़गार लाना है। मेरे गांव में ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास किसी तरह का रोज़गार नहीं है और वह बहुत परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए रोज़गार लाना चाहती हूँ। दूसरा, मैं महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए इस गांव में कार्य करना चाहती हूँ। मेरे गांव में महिलाओं की उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। खासकर यहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा होने की वजह से लड़कियों को 8वीं 10वीं के बाद बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता। तो मेरा ये दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने गांव के अंदर, ढकरानी गांव में, इतनी बड़ी आबादी वाला 10,000 वोट का ये गांव कोई छोटा गांव नहीं है, इस गांव में एक डिग्री कॉलेज यहाँ लड़कियों का बना दूँ। लड़कियों के लिए मैं यहाँ 10th लेवल से लेकर डिग्री लेवल तक एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहती हूँ जिससे मेरे गांव की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े और वो गांव के अंदर ही उच्च से उच्च शिक्षा हासिल कर सके। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको पता होगा मोदी जी की अभी एक नई योजना है, जिस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का लोन महिलाओं को मिलता है। सोचिए, जब ढकरानी की गरीब महिलाओं को वो लोन मैं दिलवाऊंगी तो मेरे ढकरानी की महिलाएं कहां से कहां तरक्की करेंगी। 5 लाख में वो क्या नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती हैं। अपना पशुपालन कर सकती हैं, हथकरघा कर सकती हैं, सिलाई मशीनें ला सकती हैं और बुटीक चला सकती हूँ। ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो मैं उन्हें बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ कि आप ये करिए। 5 लाख रुपए लीजिए, ये आपका हक है। अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीन कर लाइए, और अगर वो नहीं ला सकती तो मैं उनके साथ हूँ, मैं छीन के ला के उनके हक उनके हाथ में रख दूँगी कि लो और आगे बढ़ो। क्योंकि महिला पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। महिलाओं का अगर विकास होगा तो सोचिए ढकरानी का विकास होगा। तो ये महिलाओं के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। शायद अभी आपका समय कम पड़ जाए अगर मैं अपनी पूरी स्कीम बताने लगूं कि मुझे महिलाओं के लिए क्या क्या करना है। मैं महिलाओं के लिए यहाँ बहुत कुछ करना चाहती हूँ, खासकर ढकरानी की बेटियों के लिए जो अभी 8वीं 10वीं 9वीं में पढ़ रही हैं। उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उन्हें मैं सिर्फ ढकरानी या उत्तराखंड लेवल तक नहीं रखना चाहती, मैं अपने ढकरानी की बेटियों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहती हूँ। और मेरे ढकरानी की बेटियों में ये वो उनके अंदर ये जज्बा है, वो कर सकती हैं। आप अगर देखें तो ढकरानी की लड़कियाँ बहुत बोल्ड हैं, सिर्फ उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उन्हें एक जगह चाहिए। अगर वो जगह उन्हें मिल जाए तो मेरे ढकरानी की महिलाएं साबित कर देंगी। महिला ही काफ़ी हैं, ढकरानी में महिला ही काफ़ी हैं जो ढकरानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका देंगी। मैम, महिलाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छी बात रखी है, योजनाएं भी आती जाती रहती हैं, बिजली पानी का भी सब आश्वासन देते हैं, करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन नशे के विरुद्ध अधिकतर लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। तो और नशा जो है पैर पसारता जा रहा है, घर घर नशा जो है वायरस की तरह फैलता जा रहा है। इस पर कैसा कार्य करेंगी आप? देखिए, नशा तो हमारे समाज में एक दीमक की तरह लग चुका है। जैसे दीमक धीरे धीरे किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देती है, ठीक इसी तरह नशा हमारे युवा समाज को ख़त्म कर रहा है। उसकी भी मेरे पास बनी बनाई बहुत अच्छी योजना है और नशे को हम पूरी तरह से अपने समाज से, अपने गांव से मिटा सकते हैं यदि मुझे ढकरानी की जनता एक मौका दे और मुझे प्रधान पद का मौका दे, प्रधान बनाए, अपना प्रतिनिधि बनाए। तो नशे के लिए तो मैंने ऐसी योजना बना रखी है कि नशा मैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से ढकरानी के अंदर से ख़त्म कर दूँगी। ये मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ। और यदि मैं नशा ढकरानी से ख़त्म ना कर सकी तो मुझे अगले बार बिल्कुल मौका ना दिया जाए। जी। तो मैम, आप योग्य हैं और पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, कर्मठ हैं, सभी चीज़ें हैं, आप में सर्वगुण संपन्न आप हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि कास्ट को लेकर सबसे बड़ी हानि देखी जाती है प्रत्याशी को। लोग जो है अगेंस्ट चले जाते हैं कि ये इस समुदाय का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। कास्ट को बीच में ला दिया जाता है, कास्ट को देखकर लोग वोटिंग करते हैं। तो जो लोग इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं, जो कास्ट को लेकर वोट्स करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग कास्ट को लेकर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल तो मुझे बहुत प्रिय है। कास्ट को लेकर जो लोग भी ये वोट करते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वह अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं।
जो जातिवाद पर चल रहे हैं वो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य और आने वाले 5 साल अपने बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कास्ट को लेकर बिल्कुल भी वोट ना किया जाए। और रही मेरी बात, मैं प्रत्येक कास्ट, प्रत्येक धर्म को एक साथ लेकर चलती हूँ, एक मानती हूँ। यदि बात मुस्लिम समुदाय पे आती है तो मैं मुस्लिम समुदाय के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार हूँ। वो सब कुछ हम करेंगे मुस्लिम समुदाय के लिए जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बात मुस्लिम समुदाय के मस्जिद की हो, ईदगाह की हो या किसी मदरसे की हो। हम उन्हें कलम के आधार पर बताएंगे कि पेन की ताकत से और कानून की ताकत से आप किस तरह अपने मंदिर, मस्जिद और ईदगाह को बचा सकते हैं। हम उन्हें डंडे के आधार पर नहीं बताएंगे, सिर्फ कलम के और कानून के आधार पर बताएंगे कि किस तरह हम अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। यदि बात मंदिरों पे आती है या किसी भी हिंदू समाज के किसी धार्मिक स्थल पर आती है तो हम उनके साथ भी बराबर खड़े रहेंगे और दोनों समुदायों को एक साथ जोड़ करके चलने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और जनता से मेरी यही अपील है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप बिल्कुल भी वोट ना करें। याद करें सन 47 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, तभी हमने आज़ादी पाई थी। सही कह रही हूँ ना? बिना उसके हमने आज़ादी नहीं पाई थी ना। मुस्लिम हिंदू को सबको एक होना पड़ेगा अगर ढकरानी का विकास चाहते हैं। अगर हम लोग बट जाएंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, तो हम ढकरानी का विकास कभी नहीं कर सकते। हमें इन्हीं गड्ढों में, इन्हीं सड़ी हुई सड़कों में चलना पड़ेगा। तो जनता, ये आपके हाथ में है कि आप हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलें और एक आज़ादी की तरह इस चुनाव को लड़ें कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ढकरानी के विकास की आज़ादी। हमें ढकरानी की आज़ादी चाहिए, संकुचित सोच से, सड़ी हुई सोच से, सड़ी हुई सड़कों से। ये एक आज़ादी की लड़ाई है, प्रधान पद की लड़ाई नहीं है। मैं तो जनता को ढकराने की यही कहना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ महिला प्रत्याशी जिन्होंने बहुत ही बखूबी अपनी बातों को रखा है, यहाँ की समस्याओं से उजागर किया है। और इनका कहना है कि यदि ये जीतती हैं और जीत हासिल करती हैं, जीत का परचम झंडा लहराती हैं, तो ये क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य करेंगी और आश्वासन दिलाती हैं कि जनता के जो सपने हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको पूर्ण रूप से ठीक करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, विकास नगर। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।